नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मीडिया जगत की। किस तरह मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में महत्वपूर्ण खबरें गायब हैं। देश की आप किसी भी बड़ी समस्या को ले लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की इच्छा होगी तो दिखाएंगे और इच्छा होगी तो नहीं दिखाएंगे। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि आज जो मीडिया राज्य आश्रित हो गया है, सरकार के आश्रित हो गया और सरकारें नहीं चाहती कि आप खबर दिखाएं। सरकारें चाहती है कि आप केवल प्रचार करिए और प्रचार के माध्यम बने रहिए। और यही कारण कि अब देश के तमाम ऐसे पत्रकार जो अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को ध्येय बनाया है, वे मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता छोड़कर डिजिटल में उतर रहे हैं, डिजिटल में आ रहे हैं। कोई यूट्यूब चालू कर रहा है, कोई फेसबुक पर है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई ट्विटर पे है और आपको खबर देने के लिए अब वैकल्पिक माध्यम तलाशे जाने लगे हैं। आप अंदाज लगाइए कि बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर कई देश के पत्रकार इस तरह समानांतर मीडिया में आ रहे हैं, डिजिटल में उतर रहे हैं। अब यही स्थिति जो देश में हम लोग दिल्ली में देख रहे थे, हम लोग मुंबई में देख रहे थे, अब लगभग वही की वही स्थिति अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलने लगी है। मध्य प्रदेश में भी मेरे अलावा मैं खुद भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं कि मैंने मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता से इस्तीफा देकर, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको सच खबर दिखाऊं, जो खबर है वो दिखाऊं। प्रचार तो सभी कर रहे हैं, तो मैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया से इस्तीफा देकर मैंने सबकी खबर चैनल चालू किया। और अब ऐसे कई, मुझसे पहले और मेरे बाद कई ऐसे जो वास्तव में स्वाभिमान की पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो वास्तव में खबरें देना चाहते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ रहे हैं और समांतर मीडिया का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आज मैं आया हूं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी जी के पास। आप जानते हैं दीपक तिवारी जी मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है और वे इन सब चीजों पर बहुत गहराई से सोचते हैं। मैं उनसे समझता हूं कि आखिर ये हमारी ये पत्रकारिता का दौर कब तक चलेगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कब तक चलेगा। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरा मतलब है प्रिंट मीडिया से, जो सरकार से विज्ञापन लेते हैं और खबरें वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। जो टीवी चैनल सरकार से विज्ञापन लेते हैं तो वो खबरें रोकने की क्षमता भी सरकार के अंदर रहती है, वो भी वही दिखाते हैं। वाकई सच आपको कितना देखने को मिल रहा है, हम दीपक जी से समझते हैं। दीपक जी, आपने देखा किस तरह का इस समय पूरे देश में माहौल है। जो स्वाभिमान जिनके अंदर बचा है अभी पत्रकारिता में, वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ रहे हैं एक एक करके। और मैं ये भी कहूं कि कई लोग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप जो टीवी चैनल के मालिकों की बात नहीं मानते हैं, सरकार उन पर दबाव बनाती है, वो संपादक पर दबाव बनाते हैं, संपादक रिपोर्टर पर दबाव बनाता है, तो एक जो चैन बन गई है, जिसके कारण से वास्तव में जो एक पीढ़ी पत्रकारिता करने के लिए मैदान में उतरी थी, वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही है। और कैसी घुटन होगी ये अंदाज केवल वही पत्रकार लगा सकता है जिसने अंदर से तय किया हो मैं पत्रकारिता करना चाहता हूं। तो अब इनको वैकल्पिक मार्ग इन्होंने अपनाया है। कोई यूट्यूब पे आया है, कोई फेसबुक के जरिए कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, एज आप क्योंकि कुलपति रह चुके हैं पत्रकारिता के, आप एक बड़े हस्ताक्षर हैं मध्य प्रदेश के और आपने बहुत सारे बच्चों को 2 साल 2.5 साल आपने देखा है, नई पीढ़ी को देखा है, आप कैसा समझते हैं कि आखिर ये दौर कैसा है? और रविंद्र जी, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रहने के कारण मैंने पत्रकारिता का शिक्षण जो है उसको नज़दीक से देखा। इसके अलावा एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने 26-27 बरस तक द वीक मैगजीन और तमाम सब जगहों पर वो किया। और अभी भी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क, उसका मैं भारत का संपादक हूँ। तो अब वो जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपने बहुत अच्छी बात अभी की और कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया कि सरकार से जो विज्ञापन लेते हैं तो वो खबरें भी उनकी प्रचार जैसी ही होती हैं। यही बात द्वितीय विश्व युद्ध के एक बड़े प्रसिद्ध संवाददाता हुआ करते थे, मैल्कम मगरेज। उन्होंने अपनी किताब में लिखी, उन्होंने लिखा कि सरकारें जो चीज छुपाना चाहती हैं, सरकारें जो चीज छुपाना चाहती हैं वही खबर है, उसके अलावा बाकी सब प्रचार है। जो सरकार अपने विज्ञापन, अपने प्रेस नोट में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या खुद जो चीज बताती है तो वो उनका प्रचार है, वो खबर नहीं है। खबर तो वो है जो आप दिखाते हैं कि आपने बताया कि भोपाल में जो मास्टर प्लान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो किसके कहने से हो रही हैं, ये तो सरकार ने नहीं बताया। आपने बताया कि सरकार क्यों इतना कर्ज ले रही है और उस कर्ज का क्या उपयोग हो रहा है, बेकार की सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ये खबर है। अब पत्रकार का क्या दायित्व होता है? ये अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार का काम समाज को जानकारी देना है, एंटरटेन, इन्फॉर्म,
ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें तो प्रदेश सरकारों के जनसंपर्क विभाग भी कर रहे हैं। पत्रकार का काम होता है कि वो जो कमजोर है, कोई भी कमजोर हो सकता है, उसमें कमजोर की परिभाषा आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो जाति, पैसे, इन सब से हट के कमजोर होता है। कमजोर की बात अपने माध्यम से दिखाना, किसके खिलाफ आपको दिखाना है, किस पर आपको सवाल करना, जो भी ताकतवर है। और दुनिया में सब जानते हैं कि सबसे बड़ी यदि कोई चीज ताकतवर होती है तो वो है स्टेट की ताकत, राज्य। राज्य में कांग्रेस बीजेपी नहीं, राज्य, क्योंकि राज्य जब तय करता है कि इनका घर गिरा दो तो उसका घर गिरा दिया जाता है बिना पूछे कि भाई उस घर के बड़े लड़के ने झंझट की है। हम इन छोटे छोटे बच्चों का क्या द्वेष है, क्या दोष है हमारा, पर सरकार की ताकत के आगे फिर कोई रुकता नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनियाओं में जो लोकतंत्र चलते हैं, लोकतंत्र इसलिए चलते हैं कि जनता वोट दे रही है, इसलिए नहीं। लोकतंत्र इसलिए चलते हैं क्योंकि वहां पर जो संस्थाएं हैं वो मजबूत होती हैं। पत्रकारिता एक संस्था है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव होए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहे, ये एक संस्था है। तो जिस देश में पत्रकारिता नाम की संस्था कमजोर हो जाती है, वहां पर लोकतंत्र नहीं बचता। इस बात के उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। या जिस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वहां पर पत्रकारिता खत्म हो जाती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात की कि किस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या जिसको अंग्रेजी में लेगेसी मीडिया है, वो सरकार का चूंकि भोंपू बन गया। अब आप खांटी के पत्रकार हैं, असली पत्रकार हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और इसको हमें समाज को बताना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें जो बहुसंख्यक लोग हैं इसमें उनका हित नहीं है, पर सरकार ये कर रही है, तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाएं? आपका जो संपादक है, या जो संपादक तो आजकल ज़्यादा मालिक ही हैं, नया चलन हुआ है कि मालिक ही संपादक है, मालिक ही पत्रकार है, मालिक ही विश्वविद्यालयों के जो मालिक हैं वो शिक्षाविद हो गए आज के समय में। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार क्या करे? तो आप जैसे पत्रकार, और इस देश में पिछले 5-7 वर्षों में हमने देखा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो सबके सब आए। बड़े बड़े नाम आज देश में जितने भी हैं पत्रकारिता के, वो सब अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। पर डिजिटल प्लेटफॉर्म सफल हो जाए, इस बात की जिसको कहें गारंटी बहुत कम होती है। पर मध्य प्रदेश में मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में इस तरह के डिजिटल मॉडल को सफल बना के दिखाया है। और ये अपने आप में किसी महान उपलब्धि से ये कम बात नहीं, क्योंकि पत्रकार अगर एक नई चीज को खड़ा कर ले, और वो भी पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल सबकी खबर के पीछे कोई विज्ञापन का तंत्र या कोई गूगल या फेसबुक आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंसर भी नहीं है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस केवल आपकी जो खबरें हैं, या जो आप बातें रखते हैं, या जो आप विचार रखते हैं, संभवतः लोगों को लगता है कि यहां से हमें सही जानकारी मिलेगी। यही कारण है कि बमुश्किल आपको कितना 8 महीने हुए हैं इसको, 8-10 महीने शायद चालू किए हुए, और इस बीच में आप मध्य प्रदेश के जो शीर्ष कुछ डिजिटल प्रकल्प हैं उनमें से आप शामिल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात आपकी। ऐसा नहीं लगता कि इसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम है? आज भी लोग चाहें और यहाँ आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी गंदगी के बीच में से जो लोग निकल कर आ रहे हैं, अच्छे लोगों की संख्या जहाँ कम हो और जहाँ झूठ फैलाने की संख्या ज्यादा हो, तो निश्चित तौर पर सच बोलने वालों को जल्दी महत्व मिल रहा है। हाँ, वैसे ऐसा बोलते हैं कि सच बोलने वालों को महत्व बड़ी देर में मिलता है, लेकिन ये आपके सच की ताकत है। इस मीडिया के माध्यम से आप जो दिखा रहे हैं उसकी ताकत है कि उसने इतने जल्दी लोकप्रियता कर ली, क्योंकि जो दर्शकों की जो सही खबरों को लेके भूख है, एपेटाइट है, वो हमेशा से मौजूद है। अब जो मेन स्ट्रीम के जो भी अखबार हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, भोपाल के जो भी अखबार हैं, चूंकि जब वो बड़ी बड़ी खबरें गायब कर देते हैं, असली खबरें नहीं दिखाते हैं, तो जनता को लगता है कि हम वो खबरें जाएं और हम एक बार चेक करें कि क्या रविंद्र जैन की सबकी खबर पे वो
चैनल पर वो खबर आई है, उनके डिजिटल चैनल पे वो खबर है। लोगों को लगता है कि हम जो अमित मिश्रा रीवा में हैं, विंध्या टाइम्स नाम का डिजिटल चैनल चलाते हैं और जिसके 3 लाख के करीब जिनके सब्सक्राइबर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको लगता है कि वहां पर जाएं, वहां पर हम देखें और वो लोगों की उस भूख को शांत करते हैं। और यदि वो झूठ के अगर उसमें वो भी फंसेंगे, यदि वो भी सरकार के वही भोंपू बनेंगे, प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनेंगे, तो फिर उनके 3 लाख सब्सक्राइबर और जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, फिर वो ना देखेंगे। यही चीज आपकी ही तरह भोपाल में एक और पत्रकार है वीरेंद्र शर्मा, उन्होंने अपना एमपी ब्रेकिंग के नाम से अपना शुरू किया। उन्होंने भी कम समय में एक पहचान अपनी बनाई। उसके अलावा जो उनका जो एक मॉडल है व्हाट्सएप पर छोटे छोटे वीडियोस डालने का, तो उसमें ये होता है कि जानकारी बड़ी तेजी से मिल जाती है लोगों के लिए। इसी तरह 10 सूत्र में आनंद पांडे और हरीश दिवेकर ने एक प्रकल्प शुरू किया 2-3 बरस पहले, वो भी अपने स्तर से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर में एक पूर्व जनसंपर्क अधिकारी हैं सुरेश तिवारी, उन्होंने भी शुरू किया इसी तरह से मीडिया वाला। झाबुआ में एक पत्रकार हैं चंद्रभान सिंह, वो अपने आप में उनका जो झाबुआ लाइव के नाम से, झाबुआ लाइव के नाम से वो उनका बड़ा लोकप्रिय है। इसी तरह से ग्वालियर में जो ग्वालियर लाइव है वो काफी प्रसिद्ध है। इसी तरह से बुंदेलखंड के एक पत्रकार हैं सचिन जैन, उनके भी फेसबुक पर लाखों, बुंदेली बौछार लाखों उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये बताता है कि यदि पत्रकार के पास में पत्रकारिता का जज्बा है, यदि वो सचमुच में दर्शकों के हित की बात करने वाला है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने देख लिया कि किस तरह से एक रवीश कुमार कार्यक्रम करने के 1 घंटे के भीतर जितनी उनको व्यूअरशिप एनडीटीवी में नहीं मिलती होगी, उससे कहीं ज्यादा रवीश कुमार को यूट्यूब पर व्यूअरशिप मिल रही है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, इस तरह के जो लोग हैं, दूसरे अजीत अंजुम, कहां से इनको वो मिल रही? इसका मतलब यह है कि इस देश में अभी भी लोग सच जानना चाहते हैं और वो चीजें जानना चाहते हैं जो सरकार अमूमन छुपाती है, सरकार जिनको स्पिन में डालती है कि राहुल गांधी ने कोई बात नहीं भी कही पर इतना प्रोपोगेंडा है। और जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें आप शामिल कर लीजिए अखबार और टेलीविजन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं पिछले कई बरसों से कह रहा हूं और मुझे पत्रकारिता के जो भी युवा पत्रकार मिलते हैं उनसे कहता हूं, छात्र मिलता हूं, कि यदि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप और आपके दर्शकों से भी मेरा ये निवेदन है, अपील है कि आप लोग ये न्यूज़ टेलीविज़न देखना बंद कर दीजिए। यदि आप न्यूज़ टेलीविज़न देखना बंद कर देंगे और तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो मस्तिष्क है अब आप उसमें अपने तरह से चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको जानकारियां, एक निश्चित पैटर्न की जानकारियां, एक निश्चित पक्ष की जानकारियां आपको दिखाई जाती हैं, उसमें आप सच्चाई से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। यूट्यूब ने वो वैक्यूम, और आप जैसे पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के स्तर पर, देखिए मध्य प्रदेश भी छोटा मोटा नहीं है। मध्य प्रदेश में आज लगभग 8 करोड़ की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या इंग्लैंड की पूरी जनसंख्या से बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड की जनसंख्या मुझे लगता है अभी 5 या 6 करोड़ संभवतः होगी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो जब इससे ज्यादा बड़ी जनसंख्या को आप केटर कर रहे हैं, उनके लिए यदि आप समाचार दे रहे हैं, तो एक तरह से ये पत्रकारिता का भी जिसको कहें कि आप महान कार्य कर रहे हैं। दीपक जी, 2-3 पत्रकार ऐसे हैं जिनका नाम लिए बगैर शायद ये चर्चा अधूरी होगी। हम बात कर रहे हैं राकेश पाठक जी की। मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने छोड़ा और आज जिस तरह कई प्लेटफॉर्म पे वो अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, बेशक उन्होंने खुद का चालू नहीं किया है, लेकिन वो जिन प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग उनको सुन रहे हैं और लाखों सुन रहे हैं। एक और 4 PM मध्य प्रदेश एक चैनल अब शुरू हुआ है, संजीव श्रीवास्तव जी उसमें बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे और भी ऐसे कोई साथी होंगे, हो सकता है मैं कुछ लोग नाम भूल रहा हूँ, लेकिन भाव यही है कि ये एक वैकल्पिक जो मीडिया तैयार हो रहा है। तो अब प्रश्न मेरा ये है कि क्या सरकार की नज़र नहीं है इन पर? सरकार ने जिस तरह प्रिंट पर और टीवी पर कब्जा कर लिया, क्या वो इस पर भी हमला बोल सकती है? क्या इसको भी एक बार अपने कब्जे में ले सकती है? क्या लगता है आपको? क्योंकि आए गाए बगाए इस तरह की खबरें आती हैं कि सरकार इनके लिए भी अब कानून बनाने वाली है। यदि आपने यूट्यूब पर यदि न्यूज़ चैनल बनाया है तो आप सरकार को बगैर बताए खबर नहीं डाल सकते। यदि ऐसा होता है तो आप क्या भविष्य देख रहे हैं इन चैनलों का?
देखिए, जब ये डिजिटल मीडिया आया या जो सोशल मीडिया जब आया लगभग 10-12 वर्षों पहले जब इसकी शुरुआत हुई, तो उस समय कहा गया कि इसमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा। और काफ़ी हद तक वो बात सही भी थी। पर धीरे धीरे हम लोगों ने पाया कि इसमें जिस तरह से फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का फैलाव हुआ, और जिस तरह से दुनिया में जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रुथ का समय आया, एक ये पोस्ट ट्रुथ नई फिलॉसफी तैयार हुई है भी 6-7 साल पहले से, कि एक सच है और एक सच के बाद वाला सच है। तो जो बाद वाला जो सच है, जिसको आप सच को जिसको कहें कि ऊपर से नीचे उल्टा कर दे रहे हैं, क्योंकि सच तो सच है, लेकिन अब उसको नए तरह से पेश किए जाने लगा, और सच को जिसको बोलते झूठ को ही सच के रूप में पेश किया जाने लगा, तो उसमें कई जगह लोकतंत्र खतरे में भी पड़े। फेसबुक पर ये बाकायदा आक्षेप हैं। इंग्लैंड की संसद और अमेरिका की संसद में मार्क जुकरबर्ग को बुला के बाकायदा इनकी पेशी हुई। इन्होंने देशों के चुनावों को प्रभावित किया है। ये जो डिजिटल मीडिया है, चूंकि अब हमारे और आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, सरकार को ये लगा कि यहां पर ये जो आप जैसे पत्रकार हैं ये लोकप्रिय हो रहे हैं, तो अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। आप याद करिए, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 15-20 रोज़ पुरानी बात है। ट्विटर के ऑफिशियली उनके मैनेजमेंट ने एक ट्वीट जारी किया कि भारत सरकार हमारे इन लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने को कह रही है, और भारत सरकार के कहने पे हमने ये ट्विटर अकाउंट बंद किए हैं। किसके ट्विटर अकाउंट थे? वो लोग जो किसानों की बात किसान आंदोलन में लिख रहे थे। ये क्यों किया? चूंकि ट्विटर को भारत में रहना है तो उनको भारत की बात सुनना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी ऐसा ही शिकंजा जल्दी ही कसने वाला है, इसलिए क्योंकि जो आपका आईटी रेगुलेशन है, जो आईटी एक्ट बना था, उसमें इन सब चीज़ों को है कि आपके लिए आपके पूरे के पूरे चैनल को इसलिए सरकार बंद कर सकती है, ये कह सकती है कि आपकी इस बात से अशांति समाज में फैल रही है। अब समाज में अशांति फैलाने का कोई सबूत नहीं देना, कोई बैरोमीटर तो कुछ है नहीं। वो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, इस बात में अशांति फैल जाएगी। सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये कहने का अधिकार सभी को है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि जब सरकार इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी भी आपका ये यूट्यूब चैनल तभी तक चल रहा है जब तक सरकार की वक्र दृष्टि आप पर नहीं है। जिस दिन आप पर वक्र दृष्टि पड़ गई, उस दिन किसी ना किसी आपकी छोटी मोटी गलती के चक्कर में आपके चैनल को बंद किया जा सकता, क्योंकि उनके लिए करना यह है कि एक पुलिस में शिकायत सरकार दर्ज कराएगी और उस शिकायत की कॉपी भेजेगी यूट्यूब को, जो जिसका गूगल कहेगा कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है और ये है। अब आप इसको कोर्ट में साबित करते रहिए, 3 साल साबित करते रहिए। और जो बोलते हैं कि कानूनी जो मामले होते हैं, इसमें प्रोसेस इज द पनिशमेंट, जो प्रक्रिया ही सजा है। सजा कुछ हो ही नहीं हो, वो तो बहुत सारे लोग बरी हो जाते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है रवीन जैन को और इनका गलत किया। पर उन 3 बरस में आप कितना पैसा खर्च कर चुके होगे, कितनी मानसिक वेदना झेल चुके होगे। आप पर तो बाकायदा मध्य प्रदेश के कितने IAS लोगों ने डिफेमेशन भी किया, तो उस डिफेमेशन का तो कुछ नहीं हुआ, पर जो मानसिक वेदना हुई, जबकि उस स्थिति में आपके पास में पूरे दस्तावेज थे, तो कोई भी डिफेमेशन कर सकता है। तो ये जो खतरा है ये हमेशा आसन्न है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस देश में पत्रकारिता कमजोर हुई, समाप्त हुई, वहां पे लोकतंत्र समाप्त होगा ही, उसे कोई नहीं बचा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बड़ा इमोशनल और आम पत्रकार की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव है कि इस समय जो पत्रकार है, पत्रकार बरादरी है, वो 3 तरह की है। एक वो पत्रकार हैं जो रोजगार कर रहे हैं, जो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ परिवार जुड़ा है, बच्चे जुड़े हैं, फीस देनी है उनको। उनकी मजबूरी है कि जो संपादक कहेंगे, जो मालिक कहेंगे, उन्हें बस वहीं तक की पत्रकारिता दिखती है। दूसरे पत्रकार वो हैं जो सपने देख के आए हैं कि हमें कुछ करना है, हमें खबरें दिखानी है, तो वो रिस्क लेके जर्नलिज्म कर रहे हैं और कई बार नौकरी चली जाती है तो बेरोजगार रहते हैं। और तीसरे वो सिर्फ दिखने वाले हैं, उन्होंने कहा लिखने से कोई वास्ता नहीं है, वो केवल कार्ड लेके जेब में घूम रहे हैं। तो मैं जो पहला मैंने पत्रकार बताया जो रोजगार नौकरी कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरे नंबर के पत्रकार को है, जो सपने देख रहा था, ड्रीम देख रहा था, मैं पत्रकारिता में आऊँगा तो मैं देश के लिए ये करूँगा, मैं समाज के लिए ये करूँगा, वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है।
आज मैं आपसे उन पत्रकारों को चाहता हूं कि आप संबोधित करें, उन पत्रकारों को जो सपने लेकर तो आए थे, लेकिन वहां जाके जब उन्होंने देखा कि यहां तो हमारा पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है, तो वो जो उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन बेशक वो हैं, आज कोई अपने वेबसाइट चालू कर रहा है, कोई फेसबुक पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, कोई ट्विटर पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, आप देख रहे होंगे। और इन फ्रस्ट्रेशन के कारण से कई बार उनकी नौकरी चली जाती है। मैंने आज भोपाल के एक पत्रकार मित्र का ट्विटर देखा, तो वो जो अपने ट्विटर पे लिख रहे थे ना, फेसबुक पे जो लिख रहे थे, सॉरी ट्विटर नहीं फेसबुक पे लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मालिक का प्रेशर आया कि आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो उनके फेसबुक पे ऊपर एक लाइन लिखवाई गई है कि मेरे फेसबुक के इन विचारों से मेरे संस्थान का कोई वास्ता नहीं है। तो आप अंदाज लगाइए कि कितने दबाव में वो पत्रकार है। मैं चाहता हूं कि एज वरिष्ठ पत्रकार, विश्वविद्यालय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, एक शिक्षाविद के रूप में आप उनको क्या संबोधन देना चाहेंगे, वो क्या करें जो फ्रस्ट्रेशन में है? देखिए, शिक्षाविद तो खैर मैं नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं और एक पत्रकार की हैसियत से ही उस विश्वविद्यालय में। आप कुलपति रहे तो शिक्षाविद तो एक स्वाभाविक है। पर मैं पत्रकार हूं, और वो जो विश्वविद्यालय का जो एक्ट है वो कहता है कि एक पत्रकार कुलपति होगा, तो पत्रकार होने के नाते ही वो मेरे भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है कि मैं अपने आप को शिक्षाविद कह सकूं। हालांकि भोपाल के बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो आजकल अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य अन्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि वो विचारशील प्राणी है। कुत्ते को और गाय को आप बांध के रखते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा संभवतः। लेकिन एक मनुष्य के लिए जब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जब आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आपसे कहा जाए कि आप बढ़िया खाइए पिए, बढ़िया कपड़े पहनिए, पर आपको हम बोलने नहीं देंगे जो आप बोलना चाहते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहें कि मनुष्य की धरोहर है। दुनिया के जब संविधान लिखे गए, जब दुनिया आधुनिक होना आरंभ हुई, तो उसमें 3 ही चीजें आई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और उसके साथ में दुनिया के जो बड़े संविधान हैं, भारत जैसे संविधानों में, वहां पर कहा गया कि हमारे यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, यदि उससे मुझे कोई हानि नहीं हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपकी पत्रकारिता से मैं सहमत नहीं हूं, आपने यहां पर इसमें गलत तथ्य दिए और उन तथ्यों का मैं बाकायदा, पर मैं आपके ऊपर आपकी ऊपर धक्का मुक्की करने लगूं, इसका मुझे अधिकार नहीं है। मैं आपसे खूब असहमत हो सकता हूं, मुझे पूरा अधिकार है ये कहने का कि मेरी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, मेरी सरकार में बैठे हुए लोगों ने यहां पर गड़बड़ झाला किया है, मेरी सरकार के लोगों ने यहां पर भ्रष्टाचार किया। मुझे ये कहने का, सरकार पर भ्रष्टाचार करना देशद्रोह नहीं है, ये समझना होगा। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं और बहुत सारे लोगों के लिए तो क्या कहें, हम जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं, कि एक बहुत ही अजीब तरह का दबाव महसूस करते हैं कि आज यदि हम ये सही बात लिखेंगे, सही बात कहेंगे, तो उसके परिणाम मुझे पत्रकारिता के माध्यम से नहीं मिलेंगे कि मेरे लेख या मेरे विचारों के खिलाफ 4 लोग लिख दें। उसका कुछ भी तरीका हो सकता है आपको परेशान करने का, हैरास करने का। तो बहुत सारे पत्रकारों ने इसको अपनी नियति मान के कि जब तक इस तरह का वातावरण है तब तक ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर सब लोग भीतर भीतर बहुत ही भरते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रेशर वॉल्व रिलीज करने का एक तरीका होता था वो समाप्त हो गया है। अब पत्रकारिता का तरीका जो बचा है वो सरकारोन्मुखी हो गया है, जो आपने कहा आश्रय है। अब यदि पत्रकार कोई सरकार के खिलाफ लिखता है तो उसके अखबार के विज्ञापन बंद हो जाएंगे, यदि वो खुद अखबार चला रहा है। यदि वो नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी से हटा देंगे। तो अब उसके बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, और उसको लगता है कि मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी मेरे बच्चे और बीवी के लिए भोजन मुहैया कराना है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत, इसीलिए मैं बहुत सारे युवा पत्रकारों से कहता हूं कि यदि आप पत्रकारिता में आने का अभी सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय नहीं है पत्रकारिता में आने का, क्योंकि आप आके यहाँ पर कुंठित ही होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे काउंटर पॉइंट कहना, बताना, लिखना
आप देशद्रोह की श्रेणी में आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक तिवारी जी, मैंने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं, और आज उन्होंने सच पूछो तो देश में पत्रकारिता के सच को सामने रखा है। जिस तरह की आज पत्रकारिता, उन्होंने नई पीढ़ी को कहा है कि यदि आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो रुकिए, क्योंकि यदि आप यहाँ आए तो कुंठित होंगे। इस वीडियो को संभाल कर रखना चाहिए और जब मौका मिले तब सुनना चाहिए। यही है जो आपको दिशा देगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।